morning to all of you students. अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल आज जो अपना टर्न है वो मैथ्स का भी नहीं है और जीके का भी नहीं है। आपको जैसा पता है मेंशन किया हुआ है आपके जो आपको टाइम टेबल वगैरह प्रोवाइड करवाया उसके अंदर। तो आज का जो टर्न है वो हमारे लिए रीजनिंग का टर्न है। रीजनिंग के जो चैप्टर है हमें उनको भी साथ में कवर करना है। तो देखिए आज का जो टॉपिक है, मैं पहले आपको टॉपिक का नेम बता दूं उससे पहले फर्स्ट वेलकम अगेन इन आवर ऑनलाइन क्लासेज। तो देखिए एक बार आज का जो टॉपिक है ना उसके अंदर दो टाइप के आपके जो एक्सरसाइज है, जो आपके चैप्टर के नेम है, जो टॉपिक है वो एक साथ ही क्लियर हो जाएंगे। जैसे अगर आपके चैप्टर का नेम आपकी बुक के अंदर आया हुआ है क्यूब्स एंड डाइस, ठीक है ना, 8th क्लास के अंदर क्यूब्स एंड डाइस नाम का जो रीजनिंग का चैप्टर है उसके अंदर साथ में ये आ जाएगा। और एक आपको मिलेगा फोल्डेड इन एंड फोल्डेड आउट। ये इसका मतलब होता है आपको कोई भी ऐसा एक पेपर वगैरह मिलेगा, उसको फोल्ड करने के बाद में उसका डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। तो वो जो बनेगा वो भी क्यूब और डाइस का टॉपिक है, ठीक है। दोनों एक साथ ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। दोनों के अंदर कोई ज़्यादा ऐसे डिफरेंस नहीं है। और वैसे मैं अलग अलग से क्वेश्चन ही लेके आया हूँ ताकि आपको दोनों चीज़ें एक साथ भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। दोनों के अंदर सेम ही कंसेप्ट यूज़ में आ रहा है, इसलिए हम इन दोनों को साथ में ही कर रहे हैं, ओके। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको क्यूब और डाइस के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, क्यूब क्या होता है, डाइस क्या होता है। तो देखिए जस्ट अ सेकेंड, देखिए स्टूडेंट्स, आपने छोटे बच्चे जो अपने लेडर वगैरह वो गेम खेलते हैं, जैसे सांप सीढ़ी बोलते हैं, और जो भी अपने लूडो वगैरह होता है इस टाइप का गेम, उसके अंदर आप लोगों ने एक वर्ड यूज़ में लिया होगा जिसको हिंदी में तो पासा बोलते हैं और डाइस बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। क्या बोलते हैं? डाइस। डाइस क्या होता है, ये ना आपको दिख रहा है सामने, ये डाइस है, इससे बना हुआ होता है, ठीक है, एक छोटे से बॉक्स का जैसा, ठीक है। वो उसके पास में नंबर लिखे होते हैं 2 3 4 1 2 3 1 2 6 नंबर लिखे होते हैं। क्या लिखे हुए होते हैं? 1 2 6। टोटल 6 फेस होते हैं उसके अंदर, और 6 फेस के अंदर कितने नंबर मिलेंगे आपको? 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो है इसको हम डाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइस। अब इसमें होगा क्या, मैं थोड़ा सा आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए जैसे इधर 4 लिखा हुआ है, इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, इसके इधर 3 लिखा हुआ है, इसके इधर तो आपको दिख नहीं रहा है क्या लिखा हुआ है ना। ये एक ही डाइस है लेकिन इसको अलग अलग तरीके से बताया उसने, है ना। कि जैसे ये जो 3 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे भी 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 3 लिखा हुआ है, तो ये बता रहा है कि 3 के इस साइड तो 5 है, यानी इसके जो पीछे है ना इस साइड 5 है और इस साइड तो आपको 4 दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर है 3D शेप है, तो थोड़ा सा आपको खुद को विजुलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। आपको डायग्राम को समझना पड़ेगा क्योंकि 3D शेप है तो हम इसको सही ढंग से नहीं दिखा सकते 2D शेप के अंदर, ठीक है। तो फिर भी हम ट्राई करते हैं और समझ में आ भी जाएगा। कोई ज़्यादा इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी कंसेप्ट है, आराम से हो जाएगा। देखिए ये जो डाइस है ना, इसके अंदर आपको सबसे पहले ये समझना है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ 3 और 5 आपको पास पास में दिख रहे हैं, पास पास में दिखते हैं, इनको बोलते हैं एडजेसेंट। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट, ठीक है। पास पास के जो होते हैं ना नंबर, उनको हम एडजेसेंट नंबर बोलेंगे। और ये जो देखो इसको फेस बोलते हैं, जो बना हुआ है ना इसको फेस बोलते हैं। तो ये ऐसा बनता है, वैसे आपने बनाया होगा कभी अपनी क्लास के अंदर, इस टाइप का होता है ये, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये जो आपका है बना हुआ, ये ना ये एक डाइस ही है, ठीक है। अगर देखो नंबर लिख देंगे ना, अगर हम इनके चारों तरफ नंबर लिख देंगे तो ये हो जाएगा डाइस। अगर नंबर नहीं लिखे हुए हैं, ओनली प्लान है, ओनली अगर प्लान है तो इसको हम बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। मैथ्स के अंदर 3D शेप के अंदर हम पढ़ते हैं क्यूब। मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, अपना जो हॉलीडे होमवर्क था उसके अंदर भी मैंने आपको क्यूब घर पे ड्रॉ करने के लिए दिया था। तो ये क्यूब ही है, ठीक है। ओनली डिफरेंस क्या है, अगर आपने क्यूब के जो 6 फेस है उसके ऊपर अगर 1 2 3 4 5 6 नंबर मार्क कर दिए, उसके ऊपर मेंशन कर दिए, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा डाइस, ठीक है। तो ये डाइस है आपका। आपको इतना इसके अंदर ध्यान रखना है कि जो पास पास में दिख रहे हैं ना, इन्हें बोलते हैं एडजेसेंट। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट। ये एडजेसेंट फेस है, ठीक है। और साथ में अब ये तो एडजेसेंट है। अब आप मुझे बताइए, जैसे तो ये जो 4 है ना, 4 के नीचे भी तो एक फेस है, 4 के नीचे भी तो कोई नंबर लिखा हुआ है। तो जो 4 के नीचे जो नंबर लिखा हुआ है ना, वो इसके सामने कौन सा है? इसके सामने का मतलब 4 के नीचे कोई भी नंबर लिखा, जैसे मान लो आप 1 लिखा हुआ है, अभी हम मान लेते हैं ऐसे कि 1 लिखा हुआ है। आपको फिक्स नहीं है कि 1 है या नहीं है, ये भी कैसे फाइंड करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप ये समझो, इसके जो नीचे है ना, सबसे नीचे जो हमें नहीं दिख रहा है
है ना, क्योंकि ये रखा हुआ है तो उसके हिसाब से मैं नहीं दिख रहा है। ऊपर क्या है 2, नीचे हमने इसके मान लिया 1, ऊपर इसके हमें क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है। तो ये ऊपर और ये नीचे जो है ना, ये इसे बोलते हैं अपोजिट। क्या बोलते हैं? अपोजिट। सबसे अच्छा अगर मैं आपको डायग्राम बताऊं तो जो आपका जो रूम है, रूम का जो फ्लोर होता है ना, फ्लोर और फ्लोर के जस्ट ऊपर जिसको हम सीलिंग बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, जहाँ पर आपका फ़ैन वगैरह लगा हुआ है, तो अपना फ्लोर और जो सीलिंग, ठीक है ना, सीलिंग तो ऊपर से ऐसा होगा और फ्लोर नीचे होता है, तो ये जो होते हैं ना इन्हें बोलते हैं अपोजिट। क्या बोलते हैं? अपोजिट फेस। ठीक, ये सारे फेस हैं। तो वापस समझ लो एक बार, 3 और 5 आपको पास पास में दिख रहे हैं तो ये होता है एडजेसेंट। क्या बोलते हैं इसको? एडजेसेंट का मतलब होता है पास पास। और 2 ऊपर है, इसके नीचे वाला क्या लिखा हुआ, हमने क्या माना था, इसको 1 माना था, तो ऊपर 2 और ये नीचे वाला 1, ये पास पास नहीं दिख रहे हैं, ये आमने सामने दिख रहे हैं। आमने सामने के लिए हमारे मैथ्स के अंदर वर्ड आता है अपोजिट। क्या आता है? अपोजिट। तो वो अपोजिट काउंट होगा। और मैंने आपको कैसे समझा? अपोजिट का मतलब होगा जैसे जिस रूम में अगर आप बैठे हो तो ऊपर का जो सीलिंग है उसके अपोजिट कौन सा है? नीचे। नीचे का मतलब फ्लोर। आपका जो फ्लोर है वो सीलिंग के अपोजिट है। आपकी जो लेफ़्ट साइड की जो वॉल है, जो दीवार है, वो आपके राइट साइड की जो वॉल है उसके क्या है? अपोजिट है। ये आमने सामने होते हैं, ठीक है ना, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया। इसके अंदर देखिए और भी देखो, इसके नीचे ये भी डाइज है, ये भी डाइज बना हुआ है इसके अंदर। इसके अंदर 3 और 4 कैसे हैं? 3 और 4 एडजेसेंट है, 3 और 2 भी एडजेसेंट है, 6 और 2 भी एडजेसेंट है, क्योंकि ये भी पास पास दिख रहे हैं, है ना, पास पास दिख रहे हैं तो वो एडजेसेंट में काउंट होगा। 5 और 3 भी एडजेसेंट है, ठीक है। 6 के अगर आपसे पूछूं मैं 6 के अपोजिट कौन सा है, तो इसके नीचे वाला है जो हमें नहीं दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए आप इसके अंदर, हाँ इससे देखिए, इससे आपको समझ आ जाएगा। ये जो डायग्राम है ना, इसके अंदर पूरा उसने फोल्ड किया है, फोल्ड करने के बाद में आपको समझाने का ट्राई किया है। तो जैसे देखिए, सबसे पहले मेरे पास एक ऐसा पेपर था, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूँ ताकि आपको दिखने में ईजी रहेगा। यस, ये देखिए सबसे पहले मेरे पास एक इस टाइप का पेपर था, ठीक है। अब देखो, मैंने इसको पहले ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है, फिर मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, फिर मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। अब अगर मैं इस वाले को इधर और इस वाले को ऊपर से ऐसे लगाऊंगा तो मेरा पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? मेरा पूरा का पूरा एक बन जाएगा बॉक्स, ठीक है ना। ये जो बॉक्स बना हुआ ना, यही क्यूब है। क्या है ये? क्यूब। और मैंने क्या बताया था, क्यूब और डाइस के अंदर कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इतना सा डिफरेंस है, अगर आपने क्यूब के 6 फेसेस के ऊपर अगर आपने नंबर मार्क कर दिए लाइक 1 2 3 4 5, तो फिर आपका वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डाइस। 1 2 6 नंबर मार्क अगर हो गए उसके ऊपर, तो वो डाइस जो बच्चे ये लूडो वगैरह खेलते हैं इस टाइप के गेम, इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इन दोनों का तो डिफरेंस है, होता वैसे एक है, दोनों का शेप एक जैसा ही है, ओनली नंबर का डिफरेंस है। तो अब हमें इसके अंदर पढ़ना क्या है वो भी आप समझिए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और काफ़ी कुछ नया मिलेगा आपको सीखने के लिए इसके अंदर। तो देखिए, जैसे सबसे पहले मैं क्वेश्चन बताता हूँ, यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को देखिए आप। क्वेश्चन लिखा हुआ है इसके अंदर, ऊपर देखिए, ऑब्जर्व द फिगर ऑफ प्लेन व्यू ऑफ ए क्यूब एंड डाइज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस फॉलोइंग इट। आपके सामने एक ऐसा ये बना हुआ है, एक पेपर बना हुआ है, पेपर के ऊपर उसने इसको कटिंग किया है और इस टाइप से लिखा है PUTQR और S, ठीक है। अब आपको इसके अंदर क्या करना है, देखो इसको अगर मैं फोल्ड करूँगा ना, अगर मैं इसको पूरा फोल्ड करूँगा, ठीक है, तो क्या मेरे पास क्या बनेगा? मेरे पास एक क्यूब बनेगा, एक डाइस बनेगा, क्यूब बनेगा। आप कुछ भी बोल सकते हो, नंबर नहीं लिखा हुआ है तो आप इसको क्यूब बोल सकते हो, ठीक है। नंबर लिखा हुआ मिलेगा तो आप उसको डाइस बोल देंगे, उसमें कोई ऐसे डिफरेंस वाली बात नहीं कि सर क्यूब बोलते तो रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको क्यूब लिखा है तो भी चलेगा, डाइस अगर नंबर रहेगा तो आप उसको डाइस के अंदर कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब देखो, ये जो आपको दिख रहा है इसके अंदर अगर आपसे पूछें कि अगर मैं इसको पूरा एक क्यूब बनाऊंगा इसको फोल्ड करने के बाद, अभी जैसे पीछे वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था फोल्ड करने के बाद में, तो देखो फोल्ड करने से ऐसा तो बनेगा, ये तो मुझे पता है इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, इसको फोल्ड करने के बाद में जो आपको दिख रहा है PSTU, ये सारे ना, कौन सा लेटर किस लेटर के पास में आएगा, कौन सा लेटर किस लेटर के सामने आएगा, अपोजिट आएगा। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहीं पर है और सबसे इजी है। मैं आपको एक बहुत ही इजी सा कंसेप्ट बताने वाला हूँ, तो इसको ध्यान से सुनेगा, आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। देखिए कैसे होगा, अगर आपके पास इस टाइप का फिगर दे रखा है,
ठीक है। तो आपको हमेशा इसके अंदर क्या करना है, देखो इधर से जो 1 है ना, इधर से जो 1 है, ये भी इधर से 1 है, इधर से 1 है, जो दोनों सिंगल साइड में है ना, इधर से P और इधर से S वाला। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है P है ना, जिस फेस के ऊपर P आएगा, यानी कि अगर सीलिंग है ना जो ऊपर की जो सीलिंग है, अगर वहाँ पर P लिखा हुआ रहा है तो नीचे जो है ना वो क्या आएगा, S आएगा। यानी कि सीधी सी बात यह है मेरे कहने का मतलब, P के सामने क्या आएगा, S आएगा। कैसे पता चला, इधर वाला जो 1 होता है ना, इधर वाले 1 के हमेशा अपोजिट आएगा, हमेशा इसके सामने ही आएगा, ये फिक्स है, ठीक है। अगर मैं इसको फोल्ड करूँगा यहाँ से, तो ये यहाँ से ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ये यहाँ से ऐसे फोल्ड हो जाएगा। ये फोल्ड होने के बाद में एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, आमने सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो P और S का तो हो गया कंप्लीट, इधर से 1 वाला, इधर से 1 वाले के इक्वल। अब आप देखना है इसके आगे वाले में, अभी तक हमारे पास बच रहा है U बच रहा है, T बच रहा है, Q और R, ये हमारे पास रिमेनिंग है। तो मैं एक बार इसको यहाँ से इरेज कर दूँ ताकि हमारे पास स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, तो समझाने में ईजी रहेगा। हाँ, अब आप देखिए इसके अंदर नेक्स्ट जो आपके है, U के सामने कौन सा आएगा, U के सामने आप सीधा सा फाइंड कर सकते हो, U के आगे वाले को छोड़कर, यानी कि जो सेकंड नंबर पर जो आ रहा है ना, वो U के सामने आएगा। वो कहाँ आएगा, U के सामने आएगा। कैसे, आमने सामने कैसे, मैंने आपको पहले भी समझाया था। आप जिस रूम के अंदर बैठे हो, रूम के अंदर जो ऊपर का सीलिंग है उसके सामने कौन सा होगा, आपका फ्लोर होगा, वो अपोजिट काउंट होते हैं। आपके जो लेफ़्ट साइड की जो वॉल है, आपको जो राइट साइड की वॉल है, वो भी क्या एक दूसरे के अपोजिट है। आपके फ्रंट, आपके जो सामने जो वॉल है, आपके जो पीछे वॉल है, ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। ये क्या है, अपोजिट। और पास का मैंने क्या बताया था, जो पास में लगी हुई हो, एडजेसेंट बोलते हैं उसको ना, ठीक है। तो ये भी, अब देखो P के सामने S आ गया, U के सामने Q आ गया, अब पीछे कौन सा बचा, T के सामने R बचा है। तो देखो इसमें भी यही कंसेप्ट काम आ रहा है, T के पास में कौन सा आएगा, R, यानी एक को छोड़ के देख लो आप, एक को छोड़ने के बाद जो दूसरा आएगा ना, वो उसके सामने आएगा हमेशा, ये फिक्स है, ठीक है। तो देखो हमें सारे के सारे मिल गए इसके अंदर, बहुत ईजी कंसेप्ट है। मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ, जो अननेसेसरी लिखा हुआ उसको इरेज कर देता हूँ एक बार। हाँ, अब देखिए वापस, P के सामने कौन सा आएगा, S, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। U के सामने कौन सा आएगा, Q, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और T के सामने कौन सा आएगा, R, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ये एक दूसरे का अपोजिट फेस है, ठीक है। जहाँ पर T आएगा ना, T के जस्ट सामने कौन सा जाएगा, R आ जाएगा, ओके। अब आप देखिए इसके अंदर क्वेश्चन जो इसका फर्स्ट लिखा हुआ, वो क्या पूछ रहा है आपसे, विच फेस विल बी अपोजिट टू फेस T आफ्टर फोल्डिंग ए क्यूब। इसको फोल्ड करके अगर मैं क्यूब बना दूँ तो आपको बताना है कि T के सामने कौन सा आएगा। देखो ये लिखा T के सामने क्या आ रहा है, R, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, C इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि फोल्ड करने के बाद में जो कंप्लीट क्यूब बनेगा वो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट फेस हो जाएगा। और वो कौन सा ऑप्शन है अपना, C ऑप्शन है, ओके। तो T के सामने ये देखो, ये पूछेगा आपसे, अपोजिट फेस ही पूछेगा, और अपोजिट फेस हमने सारे निकाल लिए। अब अगर आपसे पूछे R के सामने क्या है, तो T है, और T के सामने क्या है, R है, ठीक है। ये तो आपको पता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फेस विल बी द एट द टॉप इफ़ T विल बी एट द बॉटम। वो कह रहा है अगर मैं T को नीचे लेके आऊँगा तो ऊपर इसका जो टॉप है, जो ऊपर का जो होता है, जिसको मैं आपको सीलिंग बोल के बता रहा हूँ, अपने जो रूम में ऊपर जहाँ पंखा लगा है उसको आप टॉप बोल सकते हो, सीलिंग पे बोल सकते हो। तो ये जो फेस है, अगर देखो वो बोल रहा है अगर T बॉटम में, T के सबसे नीचे है, फ्लोर के ऊपर है, तो ऊपर कौन सा होगा, जो इसके अपोजिट होगा। तो T के अपोजिट कौन सा है, R है ना। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, R का मतलब कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर T नीचे आया तो R को ऊपर जाना पड़ेगा। यानी कि अपोजिट फेस है ना, ये हमेशा फिक्स रहेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, विच टू फेस विल बी अपोजिट टू ईच अदर। आपको इसमें से बताना है कि इसके अंदर अपोजिट कौन कौन सा होगा। तो देखो अपोजिट तो हमने तीनों के तीनों लिखे हुए हैं। वो कह रहा है P और R अपोजिट है क्या, नहीं है। P और S अपोजिट है, तो फर्स्ट वाला रॉन्ग। Q और S, क्या Q और S है, नहीं है। Q और U है। नंबर यहाँ पर जो है ये आपकी P एंड U, क्या P और U आपके अपोजिट है, नहीं है। P और S है। तो लास्ट के अंदर Q एंड U, तो Q और जो U है ये आपके कैसा है, अपोजिट, ये यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। तो ये इसके अंदर हो गया हमारा, सारी क्वेश्चंस हो गए इसके कंप्लीट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ओनली अपोजिट फेस ही निकालना है, आमने सामने कौन सा आएगा, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर ये आ गया, जैसे जस्ट अ सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका,
अब देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में था कि हमारे पास उसने ना एक फिगर को पूरा पेपर को पूरा खोल के दिया था और वो कह रहा है अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने के बाद में जो फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा, कौन सा फेस किसके अपोजिट जाएगा, कौन सा लेटर किसके अपोजिट जाएगा, ये वो आपसे पूछ रहा था। अब इसमें उल्टा है, इसके अंदर वो आपसे पूछ रहा है, देखो ये तो इसने क्या बोला है, हाउ डज द शेप लुक व्हेन ओपनड आउट, यानी कि अगर इस जो आपके सामने ये क्यूब दिख रहा है आपको, वो कह रहा है अगर मैं इसको ओपन करूँगा यानी कि इनको इससे वापस खोल के ऐसा बनाऊँगा ABCD में से, तो कौन सा सही बनेगा, सही कौन सा काउंट होगा। तो देखो इसके अंदर बहुत ही छोटा सा आपको हिंट मिलेगा। अगर आपने उस हिंट को पकड़ लिया, अगर आपने उस हिंट को आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका आंसर बहुत ईजी मिल जाएगा। और अगर आपने उस हिंट को सही ध्यान से नहीं समझा, आपका आइडेंटिफिकेशन सही अगर नहीं रहा, तो आपको आंसर मिलने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ये जो आपको दिख रहा है क्यूब, इसके अंदर अगर मैं इसको ओपन करूं पूरा, तो ओपन करने के बाद में आप मुझे बताइए इसमें कौन सा फिगर आपको A, B, C और D इनमें से कौन सा सही ढंग से ये वापस, यानी कि इसको ओपन करने से इनमें से कौन सा सही ढंग से बनेगा। ठीक है, इसको अगर मैं वापस ओपन करूँगा फाड़ कर या काट कर जैसे भी, तो इनमें से कौन सा शेप है वो सही बनेगा। ठीक है, वो आपको बताना है। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको समझने में बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन एक छोटा सा अगर आपका आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छा है तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हो। देखो इसके अंदर यहाँ पर देखिए बीच वाले पोर्शन के अंदर, जैसे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, और यहाँ पे देखिए आप इस वाले पोर्शन में है ना, इस वाले पोर्शन के अंदर यहाँ पर बीच में ये एरो और ये छोटी सी जो लाइन आ रही है, यानी कि ये जो है ना, ये दोनों एक दूसरे को क्या हो रही है यहाँ पे मिल रही है, दिख रहा है आपको इन दोनों का मीटिंग पॉइंट, ये जो ना पास में मिल रही है ना, तो ये तो मिली हुई है इसके अंदर। अब है ना मैं अगर इसको कैसे ही खोलूँगा इसको, तो अगर खोलने के बाद में तो ये जो है ना, ये लाइन है ना, इसके पास में यहाँ पर टच हो रखी है इस वाले पॉइंट के अंदर। तो जहाँ पर ये टच हो रखी है ना, अगर ये यहाँ पर टच हो रखी है तो मैं इसको अगर ओपन करूँगा तो ये लाइन तो इसके टच ही रहेगी। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात को, यानी कि इनमें से आपको वो आंसर देखना है जिसके अंदर ये बीच वाला ना, ये वाला पोर्शन बन रहा है ओनली। आपका काम इतना सही है कि आप देखो ये काम बन रहा है, जिसमें ये बन रहा है वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए एक बार इसके अंदर, यहाँ से देखिए डी के अंदर देखो, ये तो इसके अंदर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, है ना। तो ये वाला जो इसका यहाँ से जो एरो है ना, वो इस वाले लाइन से मिलने का कोई चांस है ही नहीं। इसमें देखो ये जो एरो है ना, ये इसके साथ में मिलने का कोई चांस है ही नहीं। इसमें तो ये वाला पोर्स आपको ट्रायंगल जो बन रहा है, एक तो ट्रायंगल है ना, इसमें ट्रायंगल और ऊपर नीचे आ गया, इसमें ट्रायंगल है ही नहीं बिल्कुल भी, तो कोई चांस ही नहीं है। ए में देखो, ए में ट्रायंगल भी है, और देखो ये दोनों यहाँ पर मिले हुए हैं, दिख रहे हैं आपको, ये देखिए इसके अंदर। ठीक है ना, तो ये वाला इसका आंसर बनेगा। ठीक है, ऐसे अगर आप करोगे ना, कैसे कोई दूसरा तरीका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आपको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ऐसा आप मत करो, इसके बजाय ये सबसे ईजी है, एक ऐसे पॉइंट को पकड़ो जिससे आपको हिंट मिल सके कि मेरा आंसर कौन सा होगा, है ना। ये इस ट्रायंगल का जो ये ऊपर का जो एरो है, ये लाइन से मिल रहा है ना, तो वो देख लो आप आंसर के अंदर कि वो ऐसा किस में हो रहा है, एक में हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसका, नीचे वाला क्वेश्चन, ये भी इसके जैसे ही क्वेश्चन है। इसके अंदर भी आपको ये बताना है कि अगर जस्ट अ सेकेंड, देखिए, हाउ डज द शेप लुक व्हेन ओपनड आउट, अगर मैं इसको वापस ओपन करूँगा कटिंग करके, ठीक है, तो आपको बताना है कि A, B, C और D इनमें से कौन से टाइप का फिगर बन सकता है। मैंने अभी आपको बताया था, आप उस चीज़ को इसमें से आइडेंटिफाई कीजिए जिससे आपको आंसर जल्दी मिल सके। ठीक है, अगर आप इससे कन्फ्यूज हो गए कि सर मैं तो इसको पेपर लेके कटिंग करके करूँगा, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और फालतू में बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर बहुत ही ईजी कंसेप्ट है इसके अंदर भी। वैसे जैसे देखिए, ये देखो, ये आपको दिख रहा है इसके अंदर ऊपर के साइड ना, आपको ये इस टाइप का ऐसा दिख रहा है, दो जो यहाँ से है ना, ये इस टाइप का कर रखा है, यहाँ पर ऐसे इसको थोड़ा सा सेडेड कर रखा है इस टाइप से, है ना। और यहाँ नीचे क्या दिख रहा है, ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल है ना, इन दोनों के बीच में ऐसे आ रहा है ना। इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले पोर्शन की, है ना। तो इन दो जो शेडेड पोर्शन है, बीच में से ब्लैंक है,
ट्रायंगल इसके साथ में क्या आ रहा है, बीच में ऐसे यहाँ पर लगा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है ना, आप देखो ऐसा कौन सा फिगर है जिसके अंदर ट्रायंगल जो है ना वो इन दोनों के बीच में आ रहा है। यहाँ पर ये जो ट्रायंगल का जो वर्टेक्स का कोना है ये इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो इसमें देखिए क्या इसमें आ रहा है, इसमें तो उल्टा आ रहा है ना। ट्रायंगल का जो ये नीचे का जो वर्टेक्स है जो थोड़ा सा आपको नुकीला दिख रहा है, आगे से तीखा दिख रहा है, ये तो इसके ऊपर आना चाहिए, इसमें नीचे है, ये तो ऐसे रॉन्ग हो गया। इसमें देखो सेम टू सेम बन रहा है, ये जो पोर्शन है ना ये सेम टू सेम यहाँ बीच में बन रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको आगे वाले चेक करने की नौबत ही नहीं आएगी। ठीक है, तो आगे वाले में देख लो, इसमें देखो ट्रायंगल ऐसे जा रहा है ना। इसमें देखो ट्रायंगल यहाँ पर है, ये नीचे है ना। तो ये तो पूरा उल्टा पुल्टा हो गया, इसका भी कोई चांस है ही नहीं। तो एक ही ऐसा है जिसके अंदर आपके इस टाइप का फेस बन रहा है, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। देन आंसर विल बी पी। ठीक है, आपको इसको ऐसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एक को कोई भी ऐसे कंसेप्ट को देखो, फिगर में देखो ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जिसको कौन सा डायग्राम फॉलो कर रहा है, तो फॉलो करने के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, इससे आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा और हमारा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। अब आप देखिए इसके अंदर एक टाइप इसका और बचा है, वो भी मैं आपको इसके अंदर बता दूँ। ये तो अपना हो गया था, ये भी हो गया था। ये आपके लाइफ लाइक प्रश्न बचा है इसके अंदर। इस वाले क्वेश्चन को देखिए आप, जस्ट अ सेकेंड। देखिए इसके अंदर क्या लिखा है, देखिए इसके अंदर जैसे लिखा हुआ है, हाउ डज द शेप एक्स बिलो लुक लाइक व्हेन फोल्डेड इन। यानी कि आपको बताना है कि ये जो फिगर दिख रहा है आपको, इस वाले फिगर उसका नेम दिया है एक्स। क्या नेम दिया है इसको, एक्स। तो एक्स नेम का जो फिगर है, अगर मैं इसको वापस फोल्ड इन करूँगा, अगर मैं इसको वापस फोल्ड करके एक क्यूब वगैरह बनाऊँगा, तो इनमें से पी क्यू आर और एस, देखो इसके अंदर है ना बहुत सारे ऑप्शन दिए है इसने। वो आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन कौन से बनने के चांस है, कौन कौन से बनने के चांस है। ठीक है ना। और ये इस टाइप का फिगर अभी मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में समझाया था कि ये इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है ना। तो इस टाइप को उसी तरीके से सोल्व करना पड़ेगा, देखो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ से देखिए, यस सबसे पहले आप वो फाइंड कीजिए कि अपोजिट फेस में कौन सा आएगा, अपोजिट फेस के अंदर कौन सा आएगा। तो देखो ए इधर आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड, ए इधर आपको दिख रहा है यहाँ पर सामने, ये रहा ए, और ये रहा इसके सामने डी। मैंने क्या बताया था, इधर का जो वन पोर्शन है इधर वाले वन क्या आएगा, यानी ए के सामने आपको क्या मिलेगा, ए के सामने आपको मिलेगा डी। ये तो हो गया क्लियर। अब आप नेक्स्ट देखिए इसके अंदर एफ के सामने कौन सा आएगा, बी। तो बी के सामने आपका आ गया एफ, ये हो गया बी के सामने एफ। ठीक है, फिर आपको ई के सामने क्या मिलेगा, सी मिलेगा। तो ई के सामने क्या मिल गया, सी। ठीक है, ये आपका हो गया ई के सामने सी। अपोजिट फेस निकालने बहुत ज़रूरी है, अपोजिट फेस निकलेगा तो आपको आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा। ओके, तो देखिए इसके अंदर ये आपके जो आगे जैसे कि ए के सामने डी, एफ के सामने बी और ई के सामने सी, ये हमने यहाँ पर ऊपर मेंशन कर दिया। अब आपका जो सारे आंसर हैं वो इन्हीं से क्लियर होंगे। ठीक है, तो इनको एक बार लिखना पहले ज़रूरी है, हमने इसको रफ के अंदर लिख दिया। ओके, अब आप देखिए हम इनको करते हैं सोल्व। सोल्व कैसे करना है, आप हमेशा ध्यान रखना, अपोजिट फेस है ना, जैसे ई के सामने अगर सी है तो ई के सामने अगर सी आपको दे रखा है तो ई अगर ऊपर आ गया, यानी कि आपका जो टॉप है, आप जिस रूम में बैठे हो अगर टॉप के ऊपर अगर ई है तो सी को इसके नीचे सामने यानी कि फ्लोर के ऊपर ही आपको बताना पड़ेगा। अदरवाइज जैसे तो मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ, ये आपके एक आप इसको रूम मान लीजिए या क्यूब मान लीजिए, अगर है ना मैं कह रहा हूँ ई ऊपर है तो सी को मुझे नीचे बताना पड़ेगा, तभी तो इसके अपोजिट होगा। ठीक है ना, अगर मैं कह रहा हूँ बी इधर है तो मुझे एफ़ को इधर ही बताना पड़ेगा, दूसरा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो
अगर मैं कह रहा हूँ ए इस साइड है तो डी है ना आपको इधर लिखना पड़ेगा, इस साइड इधर, ठीक है। 3D शेप है, आप रूम से कंपेयर करो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो अपोजिट फेस मानना है आपको, तो बी के सामने एफ आ गया, ई के सामने नीचे सी आ गया, इधर ए है तो सामने क्या देगा उसके उस साइड पीछे वो आ जाएगा डी, यानी पीछे इस साइड है ये, ठीक है। तो ये अपोजिट फेस काउंट होते हैं, आपको इसको ऐसे करना है, ओके। तो देखिए एक बार मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर लिख रहा हूँ वापस। मैंने बताया था आपको ए के सामने क्या आया था हमारे पास डी, करेक्ट। बी के सामने आया था एफ, और आपके ई के सामने आया था सी। सी और ई आ जाएंगे आमने सामने, यानी कि अपोजिट। अब सबसे पहले वाले को देखिए, जो पी है ना इसके अंदर, पी वाले के अंदर आपको दिख रहा है बी, एफ और ई दिख रहा है ना। आप मुझे ये बताइए, अगर बी इधर है तो बी के सामने कौन सा आना चाहिए, बी के सामने तो एफ आना चाहिए, लेकिन वो तो कह रहा है बी तो इसके पास में आ रहा है इधर, तो पास में तो आ ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वो अपोजिट है। अपोजिट का मतलब इस साइड मिलेगा पीछे, है ना। तो बी ये कह रहा है बी के पास में एफ आ गया, तो ये तो एडजेसेंट हो गया, और हमने यहाँ पे क्या लिखा है, अपोजिट लिखा है। तो बी के सामने जो है, मेरे कहने का मतलब ये जो है ना इसके अंदर, जस्ट अ सेकेंड, जो बी है ना, बी के सामने पीछे, पीछे का मतलब इस साइड क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए, और ये इसके पास में बता रहा, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ओके। नेक्स्ट देखिए आप इसके अंदर, ये इधर लिखा हुआ है एफ डी और ई। अब आप एफ डी और ई के अंदर देखिए, एफ डी और ई, एफ के सामने कौन सा है, एफ के सामने आपके दिख रहा है बी। क्या आपको एफ के पास में बी कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो नीचे हो सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन हो तो सकता है इसके अंदर। फिर देखिए डी और ई, डी के सामने कौन सा है, डी के सामने ए, क्या आपको ए दिख रहा है, तो ए इधर हो सकता है, ठीक है। नहीं लिखा तो मान तो सकता है ना एक बार, ठीक है। फिर देखिए ई के सामने कौन सा है, ई के सामने सी, तो सी भी नहीं, तो सी भी इसके पीछे हो सकता है। तो नंबर जो क्यू का जो डायग्राम है ना वो बन सकता है, ठीक है। देखो ये आपको समझ नहीं आएगा, मैं एक बार वापस समझाता हूँ आपको, जस्ट अ सेकंड। आप देखो अपोजिट फेस है ना, पास पास में आ रहे हैं क्या, मेरे कहने का मतलब ये है, ई के जो सामने है, इधर जो लिखा हुआ आपके पास में ई लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ई के सामने क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, तो ई के सामने सी इधर लिखा हुआ है, तो आपको सी इसके पास में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, तो ई वाला तो करेक्ट हो गया। डी के सामने क्या आना चाहिए, डी के सामने ए आना चाहिए, ए भी इसके पास में नहीं है, सामने हो सकता है, नहीं लिखा हुआ तो मान सकते हैं, होगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा वो कंप्लीट, जैसे कि इसके अंदर हुआ था, ठीक है। और एफ़ के सामने क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो बी इसके नीचे हो सकता है, ठीक है। तो क्यू जो है ना वो बन सकता है, क्यू बन सकता है, बी क्यू की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो आप क्यू को रॉन्ग नहीं कर सकते, क्यू हमारा आंसर काउंट होगा। नेक्स्ट देखिए आप इसके अंदर, मैं एक बार वापस लिखता हूँ इसको, ए के सामने डी एंड बी के सामने आएगा आपके एफ, और ई के सामने आ जाएगा सी, ठीक है ना। ये हो गया अपना कंप्लीट। पी तो नहीं बना था, क्यों बन गया था। अब आप आर देखिए, ई सी और बी, देखो अपोजिट है क्या, ई के सामने क्या है, सी, ई के सामने सी आना चाहिए, वो तो ई को इसके पास में बता रहा है, तो ये तो यहीं पे रॉन्ग हो गया, है ना। यानी कि ई अगर ऊपर है तो सी तो इसके नीचे आना चाहिए, लेकिन वो तो यहाँ लेफ्ट साइड के अंदर बता रहा है ना, राइट साइड के अंदर, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया, तो इसका तो बनने का चांस ही नहीं है। देखो ऐसे पता चलेगा, आप है ना एक एक लेटर को देखो, उसके सामने वाला फाइंड करने की ट्राई करो, अगर उसने सामने वाला पास में बता दिया तब तो उसको वहीं का वहीं रॉन्ग कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसका एक्स, एस के अंदर लिखा हुआ आपके, एस के अंदर लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ और ई लिखा हुआ है, तो इसमें देखिए कौन सा हो सकता है, ये तो नहीं होगा वैसे। देखिए ई है ना, ई के सामने हमारे पास है सी, है ना, तो सी पास में तो नहीं दिख रहा है, तो अपोजिट हो सकता है, ये तो हमारा सही है। देखो ए के सामने क्या है, डी, है ना, ए के सामने डी है, लेकिन वो ए के पास में डी बता रहा है ना। यहाँ से देखिए, यहाँ पर ये ए के सामने है ना, देखो मैं इसको इरेज करता हूँ यहाँ से, ये दिखे आपको, है ना। ए और डी तो उसने पास पास बता दिए, और हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ए और डी कैसे होने चाहिए, ए और डी तो होने चाहिए अपोजिट, आमने सामने, यानी ए इधर है तो डी कहाँ आना चाहिए, इसे रहना चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो अपना आंसर कौन सा होगा, ओनली क्यू, क्योंकि क्यू में ऐसा हो रहा है कि अपोजिट फेस पास पास में नहीं आ रहे हैं, है ना। बाकी सब में अपोजिट फेस है, अपोजिट तो आमने सामने आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये कैसा आ रहा है, ये आ रहा है पास पास, तो पास पास आती वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा,
ओके, तो आंसर कौन सा होगा, ओनली क्यू। और ओनली क्यू किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर, ऑप्शन नंबर बी के अंदर इसका आंसर आ रहा है। ओके, तो ये इसके अंदर आंसर हो गया अपना बी। और इसी के साथ हमारे जो ये आज का जो चैप्टर है ये भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब देखो मैं आपको होमवर्क का थोड़ा सा बता दूँ। ये वीडियो आपको जो मैंने ग्रुप के अंदर सेंड किया है, इस ग्रुप के साथ में वीडियो के साथ में आपको आंसर्स भी मैंने थोड़े से क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिए हैं होमवर्क के अंदर, उनको आप सोल्व कीजिएगा। और देखो सोल्व करने के बाद में आपके जो ऑप्शन है ना, आपको ओनली ऑप्शन ही लिख के रखना है। फिर आपके पास क्वेश्चन वगैरह सारे रहेंगे, आप उसमें से ऑप्शन देख लेना कौन कौन सा करेक्ट है, उसको फिल करके अपने पास रख लेना। मैं ना थोड़ी देर बाद में, ठीक है, 1 और 2 अप्रोक्स 2 o'clock, ठीक है, 2 बजे के आसपास मैं आपके जो आंसर्स है वो ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा, आप उसे मैच कर लीजिएगा। फिर भी किसी को दिक्कत है तो मेरे से बात कर लीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और वैसे इजी क्वेश्चन ही है, कोई ज़्यादा उसके अंदर ऐसे दिक्कत आएगी नहीं, आराम से हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं वापस नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। स्टे होम एंड कीप लर्निंग। ओके, बाय बाय।